हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो टॉपिक पे हम डील करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 मई को आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ कर दी 21-22 से रिलेटेड जो डील करती है। और बेसिकली मैं इसमें आपको जो बताना चाहूँगा ये वीडियोस मेंबर्स के लिए है, क्योंकि अब हमारे को रिपोर्ट्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, किस बेसिस पर हम जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कैसे रन कर रहा है उसके रिगार्डिंग में जानने की ज़रूरत है, जिससे जो कि हम सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़कर ही कर सकते हैं। तो अगर ये मेरे वीडियो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप अपने नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए ये वीडियो सुन सकते हैं। मैंने अपना वर्कआउट किया कि व्हाट आर द इनकम्स ऑफ द आरबीआई, व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ द आरबीआई। तो मैंने कुछ एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग से जब रीड करा तो फिर मुझे लगा शायद मुझे इसको मेंबर्स के साथ और जितने भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि वो भी इस तरीके की रिपोर्ट्स को पढ़ें और एक अपना कुछ इनपुट दें। और अगर उन्हें लगता है कि कुछ वो अपने पार्ट से बना सकते हैं तो वो भी उसको हमारे पास तक लेकर आएँ, जिससे उनको ज़्यादा यूज़र्स तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो अब इस रिपोर्ट को पढ़ना कैसे है, सबसे पहला सवाल यहाँ आता है कि देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आप देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये 1934 से कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी। और अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो ये प्राइवेट हुआ करती थी, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नेशनलाइज एक तरीके से कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारे को रिपोर्ट पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती कि मतलब आई थिंक 321 पेजेस हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली। तो आप सोचेंगे कि भाई ये रिपोर्ट्स हमारे को शायद नहीं पढ़ना चाहिए या हम कैसे इसको समझ पाएंगे। इसी चीज़ को रिजॉल्वमेंट करने के लिए मुझे लगा शायद कि अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें, हम वो न्यूमेरिकल्स को आम आदमी से रिलेट करके कि भाई आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको कैसे देखना चाहिए, अगर हम उनकी आंख बन जाएं तो आप लोगों को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर उनको कोई एक राइट गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती, इवन चाहे मेंबर्स भी हों। क्योंकि मैं भी एक मेंबर हूँ और मुझे भी पता है कि उसके लिए हमारे को भी खूब पढ़ना पड़ता है और रिसर्च चाहिए होता है। इतना कोई टाइम अपने पूरी कोर्स ऑफ द जॉब के साथ आप नहीं निकाल पाते, मुझे भी पता है। बट आई थिंक अगर हम थोड़ा थोड़ा समय भी दें उस पर, तो चाहे सिर्फ आप इस वीडियोस को ही सुन सकते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप रीडिंग को, अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा, ये तो एक ब्रीफ पॉइंट हो गया। अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जब आप पहले तो मैं इस लेटर ऑफ ट्रांसमिटल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये क्या है। अब देखिए, जो भी आरबीआई के पेपर्स वगैरह एग्जामिनेशन ग्रेड बी ग्रेड ए वो पेपर्स देते हैं पोस्ट के लिए, वो इसको जो पढ़ेंगे उनका जो पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। हम जो पढ़ेंगे फॉर अ नॉलेज पर्पस कि क्या हमारी आरबीआई ये एनुअल रिपोर्ट कहती है, और फिर उसको हम आगे कैसे अपनी प्रैक्टिकल पर्पस में, अपने जब भी कभी हमारा कोई इंटरव्यू होता है, कहीं अपना वेबिनार देते हैं, हम उसमें ये फैक्चुअल और ये डेटा को यूज़ करके एक अच्छा इंप्रेशन भी शो ऑफ कर सकते हैं कि भाई देखिए हम भी रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप। चलिए, तो अब अगर हम बात करें तो ये, अब आप ये देख रहे हैं कि ये लेटर है। अब भाई कि भाई यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, अब आपको पता है कि सर ये तो गवर्नर है। ठीक है, अब ये गवर्नर लेटर दे रहा है किसको, फाइनेंस सेक्रेटरी को। तो अब बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि भाई फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। तो अब जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी जनरली हमारे को नहीं पता होता, बट टीवी सोमानाथन जी हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को अब इससे अच्छा हो गया, प्रेजेंटेबल हो गया कि हाँ भाई इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, तो अब हमारे को आगे और पढ़ने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से और पढ़ सकते हैं। फिर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब जैसे ये हैं कि गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर्स कौन है, अब हमारे को कोई रटना नहीं है, बिकॉज हम अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए रख रहे हैं कि महेश कुमार जैन जी डिप्टी गवर्नर है, हमारे को रटना नहीं है। अगर कोई जो पर्पस एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें और डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, बट हमारा वो पर्पस नहीं है, तो मैं उस तरफ मैं आपको लेकर नहीं जा रहा। मैं इसके आगे जो बात करूँगा वो फैक्चुअल डिटेल्स पर भी बात करूँगा।
कि जो मैंने इसको पढ़कर अंडरस्टैंडिंग करी कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो नकली करेंसी है, एक तरीके से डुप्लीकेट करेंसी है, वो कौन से नोटों की ज़्यादा मिली है, 500 के, 2000 के, तो और फिर कौन सा हमारे को अपने पास रखना चाहिए, और मतलब बेसिकली डेट टू जीडीपी रेशियो की मतलब मैं थोड़ी सी आपसे बात कर सकता हूँ, और एम्प्लॉय कॉस्ट की कितना क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है नहीं है, क्या आरबीआई फिजिकल गोल्ड परचेज करता है, और मतलब बहुत तरीके की बातें हैं जो मैं आपको इस रिपोर्ट में अगले पार्ट में आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह ये रिस्पॉन्स है, तो आई थिंक ये तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर आप ये कंटेंट देखना चाहते हैं, कंटेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, बट मैं भी एक तरीके से मैं भी मेंबर होने के बाद भी मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट की कैटेगरी में रखता हूं कि भाई हमारे को पूरी लाइफ लॉन्ग नई नई चीज़ें सीखनी है और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में और आगे ग्रोथ करनी है। ये हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। तो अब अगर मैं आपसे कहूं तो जैसे कि अगर आप डेटा देखेंगे तो कुछ वर्किंग जैसे मैं बना रहा था कि जो पहले जो आरबीआई है भाई एपेक्स बॉडी है, आपको पता ही है। तो पहले ये जो अपना अकाउंट्स है वो अप्रैल टू मार्च वाला फॉलो नहीं करती थी, ये अभी 1-1.5 साल से फॉलो करने लगे हैं। फिर हमारे पास जो डेटा है वो 1 ईयर का भी अवेलेबल है और 1 ईयर 3 मंथ का, और फिर जब आपको पता है पेंडेमिक हुआ था तो उसमें 9 मंथ का डेटा और अब 1 ईयर का। तो हमारे को जो डेटा को कंपेयर करना है उसके बारे में भी हमारे को उस तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट इसका मैं बनाऊंगा उसमें आपको मैं उसी तरीके से इस चीज़ को डील करूंगा, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो एक आरबीआई है उसकी क्या इनकम्स होती हैं, क्या उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो पैसा जैसे कमाया, पैसा खर्च किया है ना, और फिर एम्प्लॉय की कॉस्ट मतलब कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आरबीआई के पास। अब जैसे आपने देखा कि इतने सारे ऑफिसेज हैं, मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज तो होती होंगी, तो उसका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए होप आपको इस कंटेंट से भी काफ़ी कुछ अच्छा लर्निंग मिली होगी सीखने की, क्योंकि हम रिपोर्ट को पढ़ने की जो हिम्मत नहीं कर पाते उसके लिए एक ये प्रयास है जो कि आप लोगों के द्वारा ही सफल किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक पहुंचा पाएँ जिससे कि हम उसको बेनिफिट यूज़र्स तक ज़्यादा दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट पर।